अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और बहनों। मैं हूं नासिर और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है नासिर ट्रैवल। आज इंशाल्लाह फिर कुछ और कंट्रियों के बारे में बात करूंगा। जो कल मैंने दूसरा कंट्री के लिए बात किया, आज कुछ और कंट्री। तो आज बात करेंगे इंशाल्लाह। एक तो फ़िलिपीन, जो मैं तकरीबन 11 बार जा चुका हूं। 11 बार यानी 11 मरतबा जा चुका हूं, तो तजुर्बा होगा ना। उसके बाद फिर साउथ कोरिया। आज सिर्फ इसी सेट की बात करेंगे, एशिया वाली सेट की। यूरोप वाले सेट फिर कल नेक्स्ट वीडियो। रोज़ एक एक तीन तीन चार चार कंट्री का बारे में बताऊंगा कि माहौल कैसा है, खर्चा कैसा है, सारे जितने जो मुझे मेरे ज़िंदगी में जो मालूमात मुझे मिले हैं आप लोगों से शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, आज यही पहले बात करेंगे साउथ कोरिया के हवाले से। साउथ कोरिया जो है ना, वीज़ा वही ई वीज़ा बना के दे रहे हैं, इंटरनेट में आ जाता है, टूरिज़म। लेकिन साउथ कोरिया के लिए अप्लाई करोगे तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप लोगों को ये भी बताता हूँ। बैंक बैलेंस का तो मैक्सिमम और मिनिमम शर्त नहीं है, लेकिन पैसा अच्छा खासा होना चाहिए। मतलब 3 लाख, 3.5 4 लाख रुपया होगा तो आपको टूरिस्ट के लिए शायद मिल जाए। लेकिन आपका परफॉर्मेंस क्या है, मतलब मकसद किस लिए जा रहा है, वो भी देखते हैं। जैसा कि मैंने लिखा था लास्ट में, मैं यूट्यूबर हूँ। उससे पहले मैंने कतर में अप्लाई किया था। कतर का जो कोरियन एम्बेसी था वहाँ जो है ना कतर में, तो मैं अच्छा खासा जॉब मेरा था उधर कतर में, पेट्रोल कंपनी में जो ट्रेला चलाता था। तो इतना मतलब उन लोगों को पता हो गया कि ये यहीं पर अच्छा खासा जॉब कर रहा है, तो इतना मतलब डॉक्यूमेंट्स का ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था मेरे लिए। जब मैं कराची से अप्लाई करता हूँ तो यानी एक परफॉर्मेंस चाहिए उसको, किस मकसद के लिए आप लोग जा रहे हो। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो पिकनिक के लिए, मतलब या घूमने के लिए, या कोई रिलेशनशिप है वहाँ पर, थोड़ा सा आसान है, क्योंकि फैमिली इसको पता है कि उधर नहीं रह सकता है ज़्यादा देर तक, फैमिली को फिर लाना पड़ेगा। लेकिन आपको फिर बड़ी अमाउंट भी थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली का जो कॉस्ट होता है और सिंगल जो मैं सिंगल डिफरेंट होता है। पर थोड़ा सा आसान है, क्योंकि फैमिली इसको पता है कि उधर नहीं रह सकता है ज़्यादा देर तक, फैमिली को फिर लाना पड़ेगा। लेकिन आपको फिर बड़ी अमाउंट भी थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली का जो कॉस्ट होता है और सिंगल जो मैं सिंगल डिफरेंट होता है। यानी एक आदमी अगर जा रहा है तो हॉस्टल में भी सो जाएगा, बड़े होटल में भी सो सकता है, जिधर मर्जी है। लेकिन फैमिली तो हॉस्टल में बहुत मुश्किल से, यानी कि हॉस्टलों में जो है ना 10-10 आदमी होते हैं। चलें, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कोरिया का क्या क्या रूल है। पहले तो मैंने वीज़ा के बारे में बताया। वीज़ा जो है ना ये मिल जाता है, आप अप्लाई जब करोगे तो तकरीबन 13,000 रुपया उसका फ़ीस है टूरिज़म वीज़ा के लिए। दूसरा, होटल भी आपको, जब आप कोरिया में होटल बुकिंग करेगा ना, अपना मास्टर कार्ड से बुक करो। जो आपका सीवी अकाउंट होता है ना बैंक, उसकी मास्टर अकाउंट से बुक करो, ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि इसके पास वही यही ऑनर है, यही बैंक, ये बैंक भी इसी का है, मतलब इसी का सीवी अकाउंट है, किसी और से नहीं लिया। एक ये बात भी याद रखो। आपका सीवी अकाउंट में जो पैसा होते हैं ना, वहाँ डिस्प्ले कर देगा होटल वाले को भी ये इसी ने बुक कर दिया। अच्छा, आपने अगर 3 दिन बुक कर दिया तो 3 दिन के लिए होटल जो है ना आपका पैसा एंड कवर कर देगा, यानी अपने पास रखेगा। मगर आपको डिस्प्ले, मतलब आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपका पैसा थोड़ा कम हो गया बैंक से, वो अपने पास रखेगा। जैसा आपने प्री कैंसिलेशन में भी गया तो वो फिर भी जो है ना अपने पास रखेगा। तो वीज़ा लगने के बाद अगर आपने चेंज कर दिया तो पैसा फिर से आपकी बैंक में आ जाते हैं। और हाँ, एक चीज़ याद रखो, 3 दिन के लिए अगर होटल लोगे तो 3 दिन का वीज़ा मिल जाएगा, बस 3 दिन स्टे कर सकते हो। जो लास्ट में मैंने यही गलती किया। हाँ, कोरिया में अगर आप लोग उतरोगे, इमिग्रेशन से अगर रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे थोड़ा ज़्यादा बैठना है, तो डिफरेंट मतलब ये पक्का नहीं है, आदमी के ऊपर डिपेंड करता है ना। जो उधर का जो कोरियन जो एयरपोर्ट में जो इमिग्रेशन बैठा हुआ है, उधर फीमेल भी होते हैं, मेल भी होते हैं। तो उसकी अगर मूड अच्छा है तो आपको 10 दिन या 15 दिन जो पूछेगा, आप बोलेगा मैं 15 दिन रहना चाहूँगा, तो उसको उसी टाइम एक स्टाम्प मार देगा, 15 दिन का वैलिड बना के देगा, अगर अच्छा है। अगर ना उसने अपना बीवी के साथ झगड़ा किया, आप उसके सामने आ गया, तो 3 दिन ही लगेगा फिर, समझा ना। तो
कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये चीज़ों को याद रखो। बुकिंग करोगे होटल तो लाजम पहले इन चीज़ों को देखो कि कितना दिन आपको वहाँ पर रहना है। 10 दिन का कर दो मैक्सिमम। आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, 10 दिन कर दो, 10 दिन बहुत है। 10 दिन से कम करोगे तो फिर आपका जो है ना सिर्फ सियूल, इंचन, इसी इलाके में जहाँ पर एयरपोर्ट की एरिया होते हैं, जो सिटी होता है मैन, जो इंचन एयरपोर्ट है, बड़ा सिटी है सियूल का। सियूल में जो बड़ा एयरपोर्ट है इंचन, तो उधर बहुत सारे एयरपोर्ट भी होते हैं, लेकिन मुझे दूसरे एयरपोर्ट के बारे में मालूम नहीं है। लेकिन मैं जब गया था इंचन एयरपोर्ट में, तो वहाँ से मैं जब निकला, शायद मैं कुछ इस वीडियो के अंदर उस इंचन एयरपोर्ट का जो कुछ पार्ट्स भी मैं शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह का माहौल है। तो दोस्तों वहाँ पर एयरपोर्ट से जैसा आप लोग उतरोगे तो आपको यूँ लग रहेगा कि मैं कौन सी दुनिया में आ गया यार। यहाँ तो बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं और ऐसी पब्लिक है, लोग जा रहे हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट, मतलब बड़े बड़े प्लेन हैं, बड़े बड़े चीज़ें हैं। थोड़ा सा घबराहट हो जाएगा। जैसा कराची में जो आप उतरोगे ना, तो आपको इजी लग जाता है यार, बस मैं एयरपोर्ट क्रॉस करके बाहर बस टैक्सी। वहाँ इस तरह नहीं है। वहाँ अंडरग्राउंड ट्रेन, ऊपर सबवे, पता नहीं क्या क्या सिस्टम उन्होंने डाल के रखे हैं। तो जैसा आपको वीज़ा मिल गया, अप्रूव हो गया, तो वीज़े का वैलिड होता है 3 महीना, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर जाने का है। अगर 3 महीने के अंदर आप नहीं गया तो आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली यहीं दफन हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर से अगर जा रहे हैं तो नहीं गया तो इजीली एक्सपायर हो जाएगा। हाँ, अगर आप वहाँ उतरोगे, सबसे पहले घबराहट होने का ज़रूरत नहीं है। सीधा जैसा जो लोग जा रहे हैं, वहाँ जो है ना एयरपोर्ट के अंदर भी ट्रेन चल रहे हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो उधर बोर्डों को देखो, साइड बोर्ड लगे हुए ना, तो उन चीज़ों को देखो ताकि पता चले कि ये कौन सी गेट में जा रहा है, कौन सी एक्सिट में जाते रहो। फिर उधर एक इमिग्रेशन के बारे में डायरेक्शन खुद देता है एयरपोर्ट। इधर इमिग्रेशन है और इधर ट्रांजिट है। जितने भी मुल्कों में आप लोग जाओगे तो 2 डायरेक्शन मिलता है, एक तो इमिग्रेशन, दूसरा ट्रांजिट। तो आपको ज़ाहिर है इमिग्रेशन की तरफ जाना पड़ेगा। जैसा आप इमिग्रेशन की तरफ गया तो उधर काउंटर में जो इमिग्रेशन होते हैं, उधर भी आजकल डिजिटल सिस्टम है, पासपोर्ट स्कैन करो, ये करो, वो करो। लेकिन कुछ फॉरेनर के लिए स्टाफ भी बैठे हुए हैं जो स्टाम्प मार देते हैं। डिजिटल उन लोगों के लिए जो ऑन अरेवल होते हैं, ऑन अरेवल जिसके पासपोर्ट में मतलब वीज़ा नहीं चाहिए, वो जाके वहाँ पर स्कैन कर देगा, उसके लिए गेट खुल जाएगा। हम लोग के लिए गेट दफन है, हम लोग इमिग्रेशन में जाना पड़ेगा। तो वो पूछेगा किस मकसद के लिए आया। अगर आपको इंग्लिश थोड़ा नहीं आ रहा है, उन लोगों को भी इतना, मतलब जो इमिग्रेशन में बैठते हैं उन लोगों को इंग्लिश परफेक्ट है, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे होते हैं। आपसे पूछेगा तो अगर आपको बोलेगा किस मकसद के लिए आया, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो अपना सही बात करो, बोलो मैं इस मकसद के लिए आया, इतना दिन से। फिर आपको पूछेगा आपका होटल किधर है, आप किस तरह से जाओगे। ये सारी डिटेल अगर आप सही बताएगा तो उसको डाउट नहीं होगा, या वो समझेगा ये आदमी परफेक्ट है, जा सकते हैं। हाँ, अगर आप नहीं ओ ई आ करेगा तो आपको साइड में खड़ा कर देगा, फिर आपका क्लास लग जाएगा, वहाँ पर दूसरा इंक्वायरी हो जाता है। फिर आपके लिए एयरपोर्ट, क्या नाम है, होटल में अगर जाली निकला फिर तो आप वापस पाकिस्तान, ये भी समझ लो। डिपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन आपको फ़्लाइट तक वेट करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट भी आपकी अपनी जेब से देना पड़ेगा। वहाँ पर अंडरग्राउंड में जेल होते हैं, मतलब जेल जैसा कोठी, तो आपको वहाँ रख देगा, आपको खाना माना सब अपने पैसे से लेना पड़ेगा। इस तरह की माहौल है। खैर, जैसा आप वहाँ पहुँच गया तो एयरपोर्ट जब क्रॉस करोगे, इमिग्रेशन जब क्रॉस करोगे, तो आप लोगों को नीचे अंडरग्राउंड में ट्रेन के ज़रिए जाओ। ट्रेन में भी वो जो लिखे हुए ना, जो इलाका आते हैं वहाँ पर बाकायदा स्टेशनों का नाम लिखे हुए हैं और सिटियों का भी नाम लिखे हुए हैं। तो आप लोग एक कार्ड खरीदो मशीन से, फिर वो मशीन से जो कार्ड खरीदेगा ना, वो कार्ड वहाँ पर पंच कर दो तो गेट खुल जाते हैं। जिधर आपको जाना है उसी मशीन का अंदर वही जगह का क्लिक कर दो, तो फिर उसी हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और कोरियन का करेंसी है, साउथ कोरियन का जो बता रहा हूँ वोन बोलते हैं, वोन। डी क्वालिटी, मतलब उसका करेंसी भी इतना पावरफुल मतलब है नहीं, लेकिन उसका 5000 वाला नोट जो है ना बहुत बड़ा पावरफुल है। वो लोग छोटे छोटे अमाउंट जो है ना नहीं रखते हैं, बड़े अमाउंट से इशू हो जाता है। यानी कोरियन का करेंसी शायद अभी मैं तफसील से नहीं बताता हूँ, लेकिन उसका करेंसी ऐसा इंडोनेशिया, मलेशिया की तरह थोड़ा सा डी क्वालिटी है। लेकिन मुल्क का डिमांड है, मुल्क का जो है ना, ये क्या कहते हैं, मुल्क का इकनॉमिक्स बहुत अच्छा है, इसलिए उसके करेंसी को भी पावर है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन करेंसी मतलब मिलियनों के हिसाब से शुरू हो जाती है, मतलब आपके पास ज़्यादा पैसा रखोगे तो मिलियन का मिलियन बना दो। खैर, ये तो आप लोग बाद में उधर ही जाओगे, कुछ समझोगे।
बाकी मैं जब गया था एक लास्ट में एक हॉस्टल में, वहाँ ना कोई रिसेप्शन है, ना कोई आदमी है, कुछ भी नहीं। बस आपने बुक कर दिया, आपके पास सब कुछ है, लेकिन कैमरे से वो लोग सब कुछ देख रहे हैं कि ये गेस्ट आ गया फलाना नंबर पे, इसका बुकिंग है कि नहीं। तो वो घर में बैठे बैठे आपका जो है ना पूरा वो देख रहे हैं, आपका सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, आपने बुकिंग किया और ये बेड जो है ना 20 आदमी का है। तो दूसरे दिन अब अगर आपने बुकिंग नहीं किया, इसके बावजूद भी सोना चाहोगे ना, तो ऑटोमेटिकली एक बंदा आ जाएगा आपके पास। इन चीज़ों का ख्याल करो। सही नहीं, डिजिटल है। सिंगापुर में भी इस तरह डिजिटल है, हर चीज़ डिजिटल है, कंप्यूटर ही कर रहा है सब कुछ। तो कोरिया में पाकिस्तानी भी हैं बहुत ज़्यादा, इंडियन भी हैं, बंगाली भी हैं, नेपाली, मतलब मिक्स कौम भी आपको मिलेंगे वहाँ पर। अगर कोई बात में समझ नहीं आया तो आप लोग पूछ पाछ कर सकते हो। सियोल रेलवे स्टेशन में चले जाओ, सियोल रेलवे स्टेशन में खड़े हो जाओ तो आपको बहुत सारे फॉरेनर दिखेंगे, ज़्यादा अमेरिकन, इंग्लैंड, फ्रांस की लोग जो है ना इस तरह की भी दिखेंगे आपको। तो इंग्लिश बात किसी से करो, वो लोग आंसर देते हैं। कोरिया के लोग भी इंग्लिश, कुछ लोग जो है ना सही परफेक्ट इंग्लिश बात करते हैं माशाल्लाह। तो आपको अगर दूर जाना है तो ये बड़ी ट्रेन, लंबा ट्रेन, जो सिटी का अंदर घूमना है तो वही एयरपोर्ट का ट्रेन, बाकी जो सबवे होते हैं वहाँ पर। तो कार्ड जो है ना आपका किधर भी चल जाएगा, जैसा आप पंच करेगा तो उसके अंदर वो पैसा कटता जाएगा। अगर कार्ड ज़ीरो हो गया तो नहीं चलेगा फिर। इन चीज़ों को याद रखो। खैर, खर्चा कैसा है, खाना पीना का जगह कैसे हैं, वहाँ पर भी आपको मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, ये KFC वगैरह तो इजी मिल जाते हैं बड़े बड़े जगहों में। लेकिन कोरियन खाना तो आप लोग ओरिजिनल जो कोरियन लोग खाते हैं वो खाना आप लोग नहीं खा सकते, खासकर हमारे पाकिस्तानी लोग नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उन लोग का कुछ अलग किस्म के खाने होते हैं। तो खाना तो खा लो, क्या भरोसा किसी को खाना पसंद भी हो, लेकिन एहतियात करो। बाकी मुल्क बहुत खूबसूरत है, लोग बिल्कुल फ्रेंडली हैं, लोग दोस्त बन जाते हैं इजी, और साफ़ सुथरे मुल्क है माशाल्लाह, साफ़ रोड हैं। ट्रेन जब चलेगा ना एयरपोर्ट से तो आजू बाजू में सब नहर आ जाते हैं, बड़े बड़े समंदरी नहर, यानी वो नहर नहीं होता जो पानी वाला है, समंदर की जैसा, जैसा समंदर का एक छोटा सा शाख जा रहा है वो दूसरा बड़ा समंदर से कनेक्ट हो रहा है, इस तरह की भी नहर आ जाते हैं। और पहाड़ी नहर जो बर्फ़ वाला जो होता है ना, पानी पिघल जाता है, उस तरह की नहर भी आ जाते हैं। अगर आप लोग सियोल से बुसान जाओगे, बुसान 4 घंटे का रास्ता है। उधर भी ऑप्शन है, आप कौन सी ट्रेन को चूज़ करोगे, बड़े ट्रेन को या छोटी ट्रेन को। बड़े बोले तो एक्सप्रेस, जिसका पैसा भी ज़्यादा लगता है, और जो नॉर्मल ट्रेन है, और उधर का नॉर्मल ट्रेन भी हमारे मुल्कों का जो एक्सप्रेस होते हैं ना उससे भी अच्छे हैं। लेकिन जो एक्सप्रेस होते हैं वो बिल्कुल जहाज़ की तरह, यानी सीट वगैरह बिल्कुल ऐसे सीट लगे हुए, पीछे बटन दबाओ तो आपको मैसाज भी करते हैं, और ऐसा कर दो बिल्कुल। थाईलैंड में भी ऐसे ही बसें हैं, मतलब ना इस तरह की सीट मिल जाती हैं। खैर, ये तो था कोरिया के बारे में। खाना पीना वही वन के हिसाब से मिल जाता है। आप लोग जिधर भी जाओगे खाना खाओगे तो कोरियन जो है ना ATM का मशीन में चले जाओ, पैसा निकालो ATM से, कोरियन जो है ना वोन निकालो, कोरियन नोट निकालो, तो इजी हो जाता है आपको, मतलब पेमेंट करने में। हाँ, आपके पास अगर मास्टर है, वीज़ा कार्ड है, बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पर इसी तरह जैसा आप जर्नल किधर भी जा रहे हो ना, तो इतना परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। आपको 1-2 दिन थोड़ा सा शुरू में जाओगे, थोड़ा घबराहट हो जाता है, उसकी बाद फिर आप जो है ना नॉर्मल समझोगे, यार ये तो आसान है, ये देखो एयरपोर्ट है, वो ट्रेन है, वो बस स्टेशन है, इस तरह आपको। हाँ, मोबाइल में सिम डालो, मोबाइल में वहाँ जब उतरोगे एयरपोर्ट से एक सिम खरीदो तो आपको इंटरनेट जो है ना फ्री, मतलब ऐसी जगह में जाएगा जहाँ पर मॉल वगैरह नहीं है तो इंटरनेट आपको मदद करेगा। लेकिन कोरिया हो, जापान हो, वहाँ पर वाईफाई जो है ना हर जगह में मिल जाता है। ये कतर में भी ऐसा है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में चले जाओ या बड़े बड़े जो पिकनिक वाली एरिया में ना, वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से, यानी वहाँ का जो टेलीकम्युनिकेशन होता है ना उसकी तरफ से इंटरनेट फ्री है, कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन स्लो भी चलते हैं और स्पीड से भी चलते हैं, अपना कार्ड अपना पास रखना चाहिए तो फिर अच्छा है। खैर, कोरिया में माहौल भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, और जॉब फैसिलिटीज़ भी है, अगर किसी बंदे को जॉब मिल गया तो उसके लिए भी अच्छा है। बाकी दोस्तों, किसी से झगड़ा नहीं करो या झूठ मत बोलो, आराम से चलो, और खाना पीना खा रहे हो रोड में इस तरह मत फेंको जैसा हमारे यहाँ फेंकते हैं। इन चीज़ों को ख्याल करो। सफाई का वो लोग बहुत पाबंद हैं,
हाँ, आपको नहीं बोलेंगे, अगर कोई बंदा ने देख भी लिया वो आपके सामने से कचरा उठाएगा, आपको नहीं बोलेगा और ना आपसे नाराज़ हो जाएगा, इतने अच्छे लोग हैं। लेकिन अगर पुलिस या कोई बल्दिया वाले ने देख लिया तो आपको फ़ाइन डाल देगा। इन चीज़ों का ख्याल करो। किसी से झगड़ा भी नहीं करो और अच्छे से मतलब जैसा आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं ना, तो आपको भूसान दूर दूर जाएगा तो आपको अच्छा सा पिकनिक मिलेगा। सिउल में आपको बिल्डिंग वगैरह ऐसा चलते जाओ, बिल्डिंगों के नीचे से बाज़ारों में, मार्केटों में, शॉपिंग मॉल, वहाँ पर बड़े बड़े अजायब घर हैं, बड़े बड़े ज़ू हैं, मतलब हर किस्म की जो है ना आपको पिकनिक पॉइंट वहाँ पर मिलेगा सिटी के अंदर भी। खैर अभी ये वीडियो ऐसा ना हो कि लंबा हो जाए, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। फिलिपीन का माहौल अभी मैं आप लोग को सिर्फ 5 मिनट फिलिपीन का बताता हूँ, फिर कल वाले वीडियो में देख और भी कंट्रियों के बारे में। दोस्तों फिलिपीन में इंग्लिश बिल्कुल एक नंबर, घबराहट होने का ज़रूरत नहीं है। जैसा आप लोग फिलिपीन पहुँचोगे, उसका सबसे बड़ा शहर है मनीला, और मनीला का एयरपोर्ट है नन्नाई, पता नहीं कौन, पहले मैं जब गया था, अभी नाम शायद वही होगा या दूसरा होगा, क्या भरोसा इन लोगों को। जब फिलिपीन में उतरोगे ज़्यादा कोशिश करो एयरपोर्ट्स की बाहर टैक्सी मत पकड़ो। टैक्सी जो है ना आपको दूसरा टर्मिनल तक भी जो है ना ज़्यादा कॉस्ट लेता है। हाँ, आपको अगर मकाती की तरफ जाना है तो मीटर वाली टैक्सी एयरपोर्ट से पकड़ो और उसको बोलो मुझे स्काई वे से जाना है। नीचे बहुत ट्रैफिक जाम होता है, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, 2-2 घंटा रुकना पड़ेगा। ट्रैफिक का सिचुएशन फिलिपीन में बहुत ख़राब है, जैसा हमारे मुल्कों में भी होते हैं ना, लेकिन फिलिपीन में ट्रैफिक सिर्फ संडे को अच्छा होता है, छुट्टी वाले दिन, बाकी दिनों में बहुत ट्रैफिक होता है। खैर आप लोग वहाँ जब पहुँचोगे तो वहाँ भी टैक्सी वालों में थोड़ा सा माफिया किस्म की लोग हैं, ये चीज़ों को याद रखो। अगर आप लोग मकाती जा रहे हैं, मकाती एयरपोर्ट की बाजू में है, तकरीबन यूँ समझ लो टैक्सी 15-20 मिनट में पहुँच जाएगा आप स्काई वे से। लेकिन उसको पता चलेगा पीछे पकड़ी बैठा हुआ है तो फिर आपको इधर उधर 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 ऐसा ऐसा अपना कॉस्ट भी ज़्यादा लेगा। मीटर से भी जाएगा तो मीटर में वो लोग डील फंसाते हैं, जैसा माचिस का डील नहीं है, वो फंसा के आपको ये कर देगा। अगर आपके पास वहाँ का लोकल आदमी आपको मिलने के लिए आ रहा है तो फिर आपका समझो बच गया, क्योंकि वो आपको उसको मालूम है कैसे होते हैं ना वहाँ पर। हाँ, अगर आप खुद अकेला जा रहे हो तो फिर आपका जो है ना चूरन चटनी बना देंगे आपको। खैर, और दूसरा फिलिपीन में आप लोग अगर पैदल भी जाओगे ना तो अपना पर्स होता है ना, जैसा लेडीज़ वगैरह फीमेल आपके साथ, पर्सों को ज़रा ज़ोर से पकड़ो, ख्यालदारी करो। बच्चे होते हैं ना शरारती, तो वहाँ पर इस तरह भिखारी बच्चे भी होते हैं जो है ना पर्स को खींच के भाग जाते हैं गलियों के अंदर। इन चीज़ों का ख्याल करो। और फिलिपीन में भी खाना वही रेट है जैसा कोरिया जापान, लेकिन पता नहीं चलता है, करेंसी डिफरेंट है। फिलिपीन का जो पैसा है ना, पेसो बोलते हैं इसको, आपको 500-400 पेसो में एक बार खाना अच्छा खासा खा सकते हो। हाँ, अगर आप गलती से कोई ईरानी होटल में गया ना, ईरानी रेस्टोरेंट में, तो फिर आपका जो है ना बजा देगा घंटी। ईरानी को पता है कैसा पैसा निकालना है लोगों से। और पाकिस्तानी होटल तो मैंने ज़्यादा नहीं देखा, उर्दनी जुर्दनी ऐसा, मतलब ये जो अरबी होटल जो होते हैं ना, ये भी हैं थोड़ा बहुत। ज़्यादा ईरानी, मैं जब मकाती में गया था उधर एक अली बाबा, वो ईरानी का रेस्टोरेंट था। वो सफ़ेद चावल बनाता है, चालू कबाब बनाता है, और महंगा, इतना महंगा कि आप 3 टाइम खाना खाओ, उसका पास एक ही टाइम खाओ बस, मतलब इतना खर्चा। और दोस्तों फिलिपीन में लड़कियां बेशुमार है। आप किसी भी रोड में किसी भी जगह में चले जाओ तो आप लोगों को लड़की के चक्कर में जो बंदा गया ना उसके लिए मतलब इजी है, यानी फ्रीडम कंट्री है। और उसका मेन जो घूमने फिरने वाला जो शहर है या गांव है या कोई जंगलात के इलाके हैं, वो भी मैं आप लोगों को जल्दी से बताता हूं क्योंकि 20 मिनट होने वाला है इस वीडियो को। जैसा आप मकाती उतरोगे, ये मनीला उतरोगे, तो आप सबसे पहले एक दिन तो ज़ाहिर है आप मनीला, या 2 दिन मॉल ऑफ एशिया, इस तरह की जगह में आप जाएगा घूमने फिरने के लिए। उसका साहिल भी अच्छे हैं, और एक कुर्निश बनाया जो समंदर के इलाके में एक जगह बनाया उन्होंने, मॉल ऑफ एशिया एक मॉल है, उसकी बाजू में एक समंदरी व्यू है, यानी सी व्यू बोलते हैं। तो उधर भी रात को 12 बजे के बाद पुलिस जो है ना भगा देता है, बैठने के लिए नहीं देता है। लेकिन दिन में आप कितना भी एंजॉय करो, शाम के वक्त जो है ना जाके एंजॉय करो, सबसे परफेक्ट है। और सिटी जो है ना, ये जो जगह होते हैं जो घूमने फिरने के लिए, बागियो, बुराकाई, पलावान और दबाव एक शहर है, और उसका जो है ना दूर दूर आपको जाना पड़ेगा, लेकिन
आपके पास एक लोकल आदमी होना चाहिए जो उधर का जो रिहायशगाह हो और आपका फ्रेंडली आदमी हो, ताकि आपको घबराहट ना हो। अगर आप अकेला जाओगे ऐसे देहातों में तो फिर खतरा है, यानी माफिया लोग हैं वहाँ पर भी। क्या हाल करो मतलब, और ज़्यादा कोशिश करो देहातों में टैक्सी में अकेला मत जाया करो, ये भी इन चीज़ों को भी ख्याल करो। और फिलिपीन में मज़ा बहुत है, यानी पिकनिक जगह ऐसा साहिल की साइड में जाओगे घूमने फिरने के लिए, बहुत अच्छा मज़ा है। और लोग जो है ना इंग्लिश, बच्चे से भी, अगर छोटा सा बच्चे से भी बात करो तो आपको इंग्लिश में परफेक्ट जवाब देगा। आप तो खुद हैरान हो गए, इतना सा छोटा बच्चा इंग्लिश, क्योंकि उन लोगों का लैंग्वेज टगालो और दूसरा सिबियोन, पता नहीं क्या क्या, उसके बाद ये इंग्लिश में इंटरेस्ट लेते हैं। और उधर जो है ना यूरोप और ये अमेरिकन लोग भी ज़्यादा घूमने के फिरने के लिए आते हैं, उन लोग का बेस वगैरह भी है, मतलब जो आर्मी के होते हैं ना, तो ये लोग हमेशा इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश को समझते हैं। बाकी फिलिपीन में आपको लोकल फ़्लाइट भी मिल जाएगा अगर आप बैंकॉक से जा रहे हो। सस्ता वाला फ़्लाइट जो है ना सीबू पासपेक है, एरो एशिया है, वीजेट एयरलाइंस है, ये आपको बैंकॉक से सस्ता मिल जाते हैं। और कोलालमपुर से भी आप जा रहे हो तो आपको यही सीबू पासपेक फिलिपीन, हाँ, जो बगैर खाना देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि यानी मेल वगैरह सर्विस नहीं है उसमें, सिर्फ बैठो बस जाओ। और हाँ, फ़्लाइटें आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप कैथी पासपेक से भी जाओगे बैंकॉक से तो आपको पहले हांगकॉन्ग से फिर मनीला, इस तरह भी मैंने किया था। खैर दोस्तों, अभी फिर से मगरब का अज़ान हो रहा है और ये वीडियो यहीं से ख़त्म कर देंगे और मिलेंगे इंशाल्लाह कल फिर एक नया वीडियो पे और नया कंट्री में। थाईलैंड के बारे में मैं सही बताता हूँ, जितना कंट्री जो मैंने कहा ना 26 कंट्रियों का ये शॉर्टकट जो है ना मालूमात देते रहूँगा, ताकि आप लोग जाओगे तो आप लोगों को कभी नुकसान ना हो। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त, अज़ान हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।